हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए प्रोग्राम के सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं, जिनको इस बार इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं, जिसमें आपका यूनिट 1 हम करा रखे हैं। मतलब यूनिट 1 है जिसमें आपके 3 चैप्टर्स है और यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर पर ये पार्ट 3 है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है और यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर ये पार्ट 3 है, उसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर पे पार्ट 1 और पार्ट 2 बनी हुई है, नहीं देखी हो तो आप जाकर के वो देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा ये पार्ट 3 है जिसमें हम बात करेंगे आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद का। अगर आपने दोनों पार्ट दे रखी तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि बनाम क्या होता है, ठीक। वो देख लोगे आप तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो फटाफट हम टॉपिक पे आते हैं और समझ लेते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से, कि इंटरनेशनल लेवल पर 2 देश आपस में कैसे जुड़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही ये वाद यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद कैसे आए, और उसके अलावा इन दोनों की क्या क्या विचारधारा है, यानी कि ये 2 लोग क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने यथार्थवाद के उपवर्ग भी पढ़े, शास्त्रीय यथार्थवाद पढ़ा, संरचनात्मक पढ़ा और फिर नवशास्त्रीय पढ़ा। ये तीनों कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं और किस तरीके से कुछ मायनों में अलग है, ये भी हमने देख लिया वहाँ पर। फिर उसके बाद हमने आदर्शवाद पढ़ा। आदर्शवाद को उदारवाद भी कहा जाता है, हमने देख लिया था वहाँ पर। उदारवाद क्यों कहा जाता है, इनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग, यानी कि यथार्थवाद ही आगे चल के उदारवाद में बदला, ऐसा भी कहा जाता है। कई सारे जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, उन्होंने का कहना है, तो ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि आदर्शवाद को 2 भागों में बांटा गया, एक है शास्त्रीय और एक है नव उदारवाद। यानी कि इनका जो ग्रुप था, इनका जो विचारधारा के लोग थे, यही आगे चल के 2 गुटों में बट गए, 2 भागों में बट गए। जिन पुराने वालों को कहा गया शास्त्रीय उदारवाद और नए वालों को कहा गया नव उदारवादी। फिर ये हम आज पढ़ेंगे दोनों को, और उसके अलावा फिर हम इसको भी कवर करेंगे वर्सेस आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद को, ठीक। तो चलो फटाफट हम समझते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद को, उदारवाद को। हमने देखा जो उदारवाद है वो आगे चल के 2 गुटों में बटा, एक है शास्त्रीय उदारवाद और एक है नव उदारवादी, ठीक है ना। ये हमने देखा। शास्त्रीय उदारवाद क्या कहते हैं, शास्त्रीय उदारवादियों का क्या कहना है, इनका जो उदय हुआ वो हुआ 20वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। जब मतलब 20वीं शताब्दी शुरू ही होने जा रहा था तब इनका जो है उदय वगैरह देखा गया। जनवरी 1920 में राष्ट्रीय संघ, जिनको कहा जाता है यूएनओ, जिसका पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन। अगर आपने यूएनओ पढ़ रखा है ना, मतलब 12वीं क्लास में अगर आपके पास राजनीति की किताब थी, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूएनओ जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन, इसका पुराना नाम था लीग ऑफ नेशन। इसी को आगे चल के बदल दिया गया था, जिसको बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ। पुराना था लीग ऑफ नेशन। तो 20वीं शताब्दी में 1920 में यूएनओ का निर्माण किया गया था, ये बोला गया। तो शास्त्रीय उदारवाद का उदय कैसे हुआ, उदय हुआ यूएनओ के साथ। समझ रहे हो, जब यूएनओ संगठन बना तभी जो है उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद का भी उदय हुआ। राष्ट्रीय संघ का जो निर्माण है, राष्ट्रीय संघ का निर्माण इस विचारधारा के आधार पर किया गया था कि राज्य के बीच हितों का स्वाभाविक शांति स्थापित हो, और उसके अलावा इसी कारण इसे कृत्रिम रूप में निर्मित भी करने की आवश्यकता हो। कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये कहना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, यूएनओ बना था, इसको बनाने के पीछे का एक रीज़न ये था कि जब 2 राज्य आपस में मिलेंगे, तो उन दोनों राज्यों के बीच में हम शांति स्थापित करेंगे, यानी कि इन दोनों राज्य मिलकर के बिल्कुल साथ में काम करेंगे, आपस में सहयोग करके काम करेंगे। समझ रहे हो, तो इन दोनों के बीच में शांति स्थापित करना, शांति का मतलब ही होता है युद्ध ना करना, एक दूसरे के बीच में रणनीति ना खेलना, तो राज्यों को मिलाना, एक तरीके से भाईचारा बनाना, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। एक ये उद्देश्य था यूएनओ को बनाने का, जिसको कृत्रिम रूप कहा गया। कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल। अब देखो, आर्टिफिशियल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आर्टिफिशियल क्या होता है। आज के टाइम पे, जैसे आज का टाइम मॉडर्न चल रहा है, सब कुछ आर्टिफिशियल ही है। जो लड़कियां वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनती है, एक होता है गोल्ड और एक होता है आर्टिफिशियल। समझ रहे हो, तो आर्टिफिशियल होता है जिसे कृत्रिम बनाया, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गए, खिलौने वगैरह हो गए, ये सब क्या है, एक टाइप से आर्टिफिशियल है। अब तो कृषि भी आर्टिफिशियल कल्चर में भी आती है। तो इस टाइप से यूएनओ को भी बनाने की ज़रूरत पड़ी।
इसीलिए क्योंकि दो नाम पड़ा था ना, इसलिए इसको आर्टिफिशियल भी कहा गया है, एक नकली और एक असली। फिर उसके बाद 1918 में अमेरिका में एक राष्ट्रपति बने जिनका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक है, इनके द्वारा 14वीं सूत्र में एक भाषण दिया गया जिसमें उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 1918 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। इन्होंने 14वीं सूत्र में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सामूहिक सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, यानी सामूहिक सुरक्षा की उसमें बात कही। इन्होंने ये कहा कि इस प्रणाली में जितने भी राज्य जुड़ते हैं वह स्वीकार करने चाहिए कि इस राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता है। यानी कि अब जैसे मान लो कोई एक संगठन जिसमें 5 राज्य मिल गए हैं, ठीक, 5 राज्य हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कल को उनमें से किसी एक राज्य पर कोई किसी दूसरे राज्य का हमला होता है, तो जो बाकी के 4 राज्य हैं ना, उनकी भी चिंता बनती है इस एक राज्य को बचाने की। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, बोल रहा है कि जो है सामूहिक सुरक्षा में इस तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए लोगों में, राज्यों में। मतलब यदि कोई एक राज्य किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो आक्रमणकारी उस राज्य के विरुद्ध सभी देश के साथ मिलकर सामूहिक कार्रवाई करने को सहमत होगा, ऐसी होनी चाहिए। राष्ट्रसंघ में सभी राष्ट्रों के लिए, किसकी बात कही, राष्ट्रसंघ यानी कि यहाँ पर यूएनओ की बोल रहा है कि यूएनओ में जितने भी जो शामिल होंगे राज्य वगैरह, वह सभी आत्मनिर्धारण के प्रावधान को भी शामिल करेंगे। तो ये सारी बातें कौन कह रहा है, 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कही गई। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा राष्ट्रसंघ के विचार को बढ़ावा देने के बावजूद अमेरिका खुद यूएनओ में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका खुद इसके अंदर शामिल नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका के जो कांग्रेस पार्टी थी, अमेरिका के देश में जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने संधि को स्वीकार ही नहीं किया। तो अमेरिका खुद यूएनओ में शामिल नहीं हुआ। यानी कि अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि अगर राज्यों के बीच में समूह बन रहा है तो एक दूसरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुद इसमें शामिल नहीं हुआ। यह राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बहुत ही बड़ा कारण बना। इसी के कारण जो है राष्ट्रसंघ यानी कि यूएनओ जो है ना, यूएनओ जब बना था ना, तो आगे चल के वो असफल भी हुआ था। इसी के लिए इसका नाम चेंज किया गया था। यानी कि जो पहले लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, वो अब यूएनओ के नाम से जाना जाता है। तो लीग ऑफ नेशन के टाइम पर ही ऐसा हुआ था, और जब अमेरिका ने अपनी मौजूदगी देने के लिए मना कर दी थी, तब ये यूएनओ पूरी तरीके से बदल गया था। यह राष्ट्रसंघ की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बना। इसी कारण से राष्ट्रसंघ को असफलता देखनी पड़ी, और उसके अलावा अमेरिका के शामिल ना होने के कारण ही शास्त्रीय उदारवादियों का जो है उदय हुआ। अमेरिका शामिल नहीं हुआ और वहाँ के विचारधारकों को ही शास्त्रीय उदारवादी के विचार को माना गया, क्योंकि अमेरिका जिस तरह की बात कर रहा था वो पूरे के पूरे उदारवाद पर निर्भर था। अमेरिका जब शामिल नहीं हुआ तो उसको शास्त्रीय यथार्थवाद कहा गया, यानी कि रणनीति बोली गई एक टाइप से, ठीक, तो ऐसा बोला गया। इसी के कारण शास्त्रीय उदारवाद भी जो है वहाँ पर असफल रह गया। फिर उसके बाद उदय हुआ नव उदारवाद का। इसी कारण, ठीक है, तो उसी कारण उदारवादियों को कल्पना लोकवादी भी कहा गया, जिसकी आलोचना की गई थी। और यही कारण द्वितीय विश्व युद्ध का भी बना। द्वितीय विश्व युद्ध का कैसे बना था, क्योंकि जो हिटलर वगैरह थे, हिटलर उसने ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। इतना होने के बाद उदय हुआ नव उदारवाद का। जब इसका उदय हुआ तो ये पूरे नए सिरे से हुआ। भूतपूर्व में जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर, सोवियत संघ में, देखो एक सिंपल भाषा बताती हूँ, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास 12वीं वगैरह में पॉलिटिकल नहीं होगी, तो उनके लिए समझने में दिक्कत है। वैसे दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझिए मैं क्या बता रही हूँ। सोवियत संघ को इंग्लिश में कहा जाता है यूएसएसआर, मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक होता है ना, जैसे अमेरिका को कहा जाता है यूएसए, उसी टाइप से सोवियत संघ था। सोवियत संघ क्या था, आज वर्तमान समय में जो रूस है ना, रूस, उसी को सोवियत संघ कहा गया था। यानी कि रूस की बात की गई है, वर्तमान समय की बोल रही हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में जो आज का रूस है वही पहले सोवियत संघ था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी टाइम पर, जहां नव उदारवादी का दावा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संरचनात्मक अराजकता के कारण ही राज्यों के जिन नैतिक आकांक्षाओं के संदर्भ में शास्त्रीय उदारवादियों की बात की गई है वह सभी संभव नहीं है। कौन कह रहा है, ये उदारवादी कह रहे हैं, नव उदारवादी। और ये जो नव उदारवादी थे वो नव यथार्थवादी से बिल्कुल अलग थे, बहुत अलग थे, क्योंकि नव उदारवादी द्वारा राज्य के बजाय गैर सरकारी संगठनों की भी बात की जा रही थी। यानी कि जो नव उदारवादी थे वो ये कह रहे थे कि जहाँ पर सरकारी संगठन होने ज़रूरी है, वहाँ पर गैर सरकारी, इनकी एनजीओ वगैरह भी होने चाहिए, गैर सरकारी संगठन भी होने चाहिए, ताकि
जो जनता है उसकी सूझबूझ हमें सही से मिलती रहे। तो बच्चों देखो, इसमें यूनिट 1 में हमने बहुत अच्छे से, यूनिट 1 आपका खत्म हो चुका है। यूनिट 1 में हमने बहुत अच्छे से समझाया अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर उसके बाद हमने 2 विचारधारा देखी, आदर्शवाद और यथार्थवाद। फिर यथार्थवाद के 3 भाग हमने बहुत अच्छे से पढ़े। फिर आदर्शवाद यानी कि उदारवाद का उद्भव पढ़ा, उदारवाद को 2 भागों में बांटा गया है वो भी पढ़ा। लास्ट टॉपिक जो है वो बचा है आपका आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद। ये जो टॉपिक है वो मैं, इसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा पाएंगे। आप कहोगे ये यहाँ पे पढ़ाने का क्या मतलब नहीं है आपका, आपने बोला हम पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाया नहीं गया। आप में से ऐसे कहोगे दीदी ऐसा क्यों है? तो देखो मैं बता देती हूँ, अगर आपने बहुत अच्छे से समझा यथार्थवाद और आदर्शवाद, तो इन्हीं दोनों के बीच का कंपैरिजन आप वर्सेस में लिख सकते हो, अंतर लिख सकते हो दोनों के बीच का। यही कारण है। तो ये काम आपको जितना पॉइंट्स हो सके पॉइंट्स गेन करने की कोशिश करो, ना हो तो आप टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें हम ये बता देंगे, डोंट वरी, क्योंकि वही पॉइंट्स रिपीटेड है। और एग्ज़ाम वगैरह में भी आया तो एग्ज़ाम वगैरह में इनकी आइडियोलॉजी सीधी पूछ ली जाती है कि यथार्थवाद क्या है, कितने वर्ग थे, इस टाइप से आते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, समझ आ गई होगी। और अब आदर्शवाद और यथार्थवाद से मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक। तो आप आराम से कर लेना। अब हम सेकंड यूनिट करवाएंगे बहुत जल्दी, उस पर भी वीडियो आएगी हमारी। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।